उठाने से लोग असली मुद्दे ना उठाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी रोजगार के मुद्दे से जुड़े पोस्टर दिखाते हुए भी नजर आए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपने और अपने सहयोगियों के फोन टैप करवाने का आरोप लगा दिया। फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नेताओं के फोन सुनती है। अखिलेश यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया और जमकर निशाना साधा। तो ये अखिलेश जी की किस्सियाट है, बाकी दरबार साहिब में एक दिन पहले हुई बेअदबी की कोशिश पर पंजाब में सियासत गर्मा गई। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव से पहले हुई इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जताया। साथ ही उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की, लेकिन वो राज्य सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। 5 साल पिछले कांग्रेस सरकार ने सियासत की है, दोषियों तरफ ध्यान नहीं देता। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और राज्य के लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। यूपी चुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को प्रदेश का माहौल न बिगाड़ने की नसीहत दी। वे जो कुछ भी बोल दे रहे हैं और दंगा करवाने की फिराक में कभी CA के समर्थन में बोलते हैं, कभी पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। वैसे तो समूचे उत्तर भारत का जो पारा है वो इन दिनों गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो लगातार चढ़ रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी क्या हुई। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि योगी सरकार उनके फोन टेप करा रही है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा है कि खुद योगी आदित्यनाथ उनके फोन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जवाब में योगी आदित्यनाथ डोटू कह रहे हैं कि अखिलेश सभी को अपने जैसा ना समझे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में चुनावी फॉर्मूलों के जरिए वार पलटवार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी कहा, तो समाजवादी पार्टी ने इनकम टैक्स प्लस CBI प्लस ED इज इक्वल टू बीजेपी की होर्डिंग लगवा दी है। उधर राहुल गांधी घूम घूम कर हिंदू और हिंदुत्व का अंतर समझा रहे हैं, तो स्मृति ईरानी उन्हें चुनावी जनेऊधारी नकली हिंदू बता रही हैं। इस बीच ओवैसी ने राहुल गांधी से पूछा है कि असली हिंदू राहुल है या फिर स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने अयोध्या में ताले खुलवाए थे। कुल मिलाकर यूपी में सियासी युद्ध पूरे चरम पर पहुंच चुका है। सवाल यह है कि नया साल किसके लिए खुशखबरी लाने जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी में शुद्ध देसी सियासत। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जो हिंदू होने का मात्र चुनाव में दावा करते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान उनकी बौखलाहट है। आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नेताओं के फोन सुनती है। अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं, तो अनर्गल प्रलाप करना, आरोप लगाना। UPYOGI यूपी प्लस योगी
बहुत है उपयोगी। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने। अच्छा, हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के बच्चे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचेंगे। और अब विश्लेषण का वक्त है। शुद्ध देसी सियासत का विश्लेषण सुनिए। आइए आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार शुद्ध देसी सियासी प्रयोग का विश्लेषण क्या है। बीजेपी का जो दाव है, जो प्रधानमंत्री ने बोला यूपी प्लस योगी उपयोगी, यानी यूपी में योगी चाहिए इसलिए वो उपयोगी है। अखिलेश यादव का पलटवार है, वो कह रहे हैं इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी पर निशाना, फोन टैपिंग करा रहे हैं योगी, ये सीधे एक तरह से निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। उसके बाद बीजेपी का पलटवार है, अखिलेश सबको अपने जैसा समझते हैं, वो खुद बात सुनते हैं। हिंदू वर्सेस हिंदुत्व पर राहुल गांधी का पूरी तरह से फोकस है। गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी। राहुल पर करारा कटाक्ष है जो स्मृति ईरानी ने दिया, जिन्होंने उन्हें अमेठी में चुनाव हराया था। स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था और राहुल पर करारा कटाक्ष किया। उन्होंने बोला चुनावी हिंदू कोट पर जनेऊ पहनते हैं। यानी कुल मिलाकर इसका एक बैकग्राउंड भी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक हैंडल ने स्मृति ईरानी को गाली भी निकाली थी, यानी उनके एक कार्यकर्ता ने, नेता ने एक अपने वक्तव्य में निकाला था। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आ रहे हैं। ओवैसी का सवाल है कि असली हिंदू कौन है, राहुल गांधी हैं या स्वर्गीय राजीव गांधी हैं, यह सवाल आ रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ संबित पात्रा आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, सुब्रास्त्रा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, असीम बकार है मेरे साथ, अनुराग भदौरिया है, सुरेंद्र राजपूत है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं आज की चर्चा की शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे कर रहा हूं और सीधा सवाल आपसे यही है, 40 सेकंड में मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। अखिलेश यादव का गंभीर आरोप है कि आप लोग उनके फोन सुनते हैं और समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनके करीबियों पर आप लोगों ने छापे डलवाए हैं। डर रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, पहले तो मैं तो एक सुझाव दूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी, ये सारे लोग मिलकर कॉन्फ्रेंस करें कि आखिर डर कौन रहा है। ये हम इनको डरा रहे हैं या हमसे ये डरे हुए हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आतंक का माहौल बना रही है, दूसरों को डरा रही है, लोकतंत्र समाप्त कर रही है। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कौन किसको डरा रही है। रोज रोज ये पैतरे बदलने से नहीं होगा। दूसरी बात है, घबराने की कौन सी बात है। यहाँ तो अनुराग भदौरिया भाई बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, सबसे नजदीकी माने जाते हैं अखिलेश जी के। इनके घर में तो छापे नहीं पड़े हैं, कुछ कारोबारियों के घर में छापे पड़े हैं। उन कारोबारियों को लेकर अखिलेश जी इतने व्यस्त क्यों हो रहे हैं, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, नेताओं से सवाल पूछा जाता है कि नेता जो है कारोबारियों से इतने नजदीक है, वो क्या राहुल गांधी कहते हैं पूंजापति को बढ़ा के रखते हैं। अब ये पूंजापतियों के ऊपर अगर रेड पड़ रहा है, पूंजीपति कहते हैं, वैसे राहुल पूंजापति कहते हैं, पूंजापतियों के घर में रेड पड़ रहा है, तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें अखिलेश जी को परेशान होने की क्या बात। अखिलेश जी तो पूंजापति के हाथ में नहीं है ना, है क्या? अखिलेश जी पूंजापति के हाथ में है क्या? पूछिए जरा। अनुराग भदौरिया, आप अखिलेश जी के बेहद करीबी हैं, आप पर तो आईटी रेड नहीं हुई है, संबित पात्रा कह रहे हैं, तो फिर परेशान क्यों हैं आप लोग? देखिए, आपने अपने जो शो का नाम लिख दीजिए, शुद्ध सियासत। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध सियासत कर रही है, जिसमें तानाशाही आती है, निगरानी आती है। और ये कह रहे हैं डर, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है और हार के डर से वो यहाँ पे तानाशाही अपनाना चाहती है, आतंकी माहौल बनाना चाहती है।
शायद आप समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप हिंदी कम समझते हैं संबित जी, इसलिए आपको समझा रहे हैं। आपको हार का डर है, और हार का डर इस कदर सता रहा है कि आप जनता के लिए आपने कोई काम किया होता तो जनता की बात करते, जनता की तो बात करते नहीं। इसलिए योगी क्या है, अनुपयोगी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वो काम गिना नहीं पाते, इधर उधर की बातें करेंगे। अरे आपने यही फॉर्मूला अपनाया था पश्चिम बंगाल में, तो क्या हुआ, मुंह के खा के आके चुपचाप बैठ गए। यहाँ पे बस इस बात से खुश होते, अरे हमको तो 70 मिले, हमको तो 70 मिल गई, पहले तो कुछ नहीं 70 मिली। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपको 2-3 मिल जाएंगी, क्योंकि आप इसी में खुश होने वाले लोग हो। आप जीतने मतलब बड़ा आप कह रहे बीजेपी की 2-3 सीटें आएंगी, फॉर्मूला अपनाया था चुनाव आते आप कह रहे 325 सीटें जिस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आई, उसमें आपका दावा है बीजेपी को 2-3 सीटें आ रही हैं, 2-3 सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। इससे ज्यादा ये तो बीजेपी का धुर विरोधी भी नहीं मानेगा। जो इनके आचरण, अरे जो इनका आचरण है, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल में जो कष्ट दिया है जनता को, जिस तरह से आप बताइए, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे फ्री क्या मिलता है? आपको खरीदना नहीं पड़ता, फ्री मिलती है, वो है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, लोगों की जान निकल गई। सोचो, इतनी निकम्मी सरकार, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जी जो संबित पात्रा का सवाल था, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर लखनऊ में, अगर उत्तर प्रदेश में 4 लोगों पर इनकम टैक्स छापे पड़े हैं, जिसमें भी इनकम टैक्स छापे पड़े हैं, तो उससे आप क्यों तिल मिला रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अब उसको लगता है उसके जाति धर्म का कार्ड फेल हो गया, विकास की कोई राजनीति की नहीं। ठीक है, लोगों के ऊपर बीजेपी के तमाम कार्ड फेल हो गए। जवाब सुन लेते हैं, ठीक है अनुराग जी, अब संबित पात्रा का जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं बाकी लोगों को भी लेके आऊंगा। अब इन्होंने सहारा किसका लिया? आओ भाई, इनकम टैक्स वाले आओ, ईडी वाले आओ, सीबीआई लाओ, तोता छोड़ो। चूंकि यही काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने यही काम किया था संबित जी, तो कांग्रेस कहां पहुंच गई? धरातल में। तो कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हो, कांग्रेस जैसा बनना चाह रहे हो, और कांग्रेस जैसे बन जाओगे इस बार 2022 में, चिंता मत करो, क्योंकि आपको कांग्रेस के फॉर्मूले पे चल रहे हो ना। आप ये लड़ाई बीजेपी और सपा की है, कांग्रेस को पीट रहे हैं आप अनुराग भदौरिया, आपकी हालत कांग्रेस जैसी हो जाएगी। ठीक है संबित पात्रा, आप कांग्रेस जैसा आप बनना चाहते हो, आपको अनुराग भदौरिया चिढ़ा रहे हैं कि आप कांग्रेस जैसा बनना चाहते हो? देखिए अमीश भाई, कौन किसके बनना चाहता है तो अलग विषय है, मगर गंभीरता के साथ में 2 छोटी-छोटी बातें रखना चाहता हूं। यहाँ डर के ऊपर हम डर को परिभाषित कर रहे थे कि कौन डरा हुआ है और क्यों डरा हुआ है। अमीश भाई, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं समझाना चाहता हूं कौन डरा हुआ है। डरे वो लोग हुए हैं जिनको लगता है उनके परिवार की जो राजनीति चल रही थी, अबाध्य चल रही थी, इतने दिन से निरंतर चलती आ रही थी, और परिवार आराम से सेफई महोत्सव मनाता था। हर बार मुस्लिम यादव कार्ड के कारण या दलित मुस्लिम कार्ड के कारण चुनाव इजीली जीत जाते थे, डेवलपमेंट के विषय में बात नहीं करनी पड़ती थी, और परिवार का जेब भरता चला जाता था। वो परिवार सारे डरे हुए हैं, केवल एक परिवार नहीं, वो सारे परिवार डरे हुए हैं। और दूसरा, बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अमीश भाई, बुरा मत मानिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, डरे वो लोग हुए हैं जो राम मंदिर के बनते हुए को देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि 24 तक भव्य राम मंदिर बन जाएगा, क्योंकि इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये जो जिस प्रकार से सेक्युलर राजनीति कर रहे थे, जिस प्रकार से एक विशेष के लिए काम करते थे, राम मंदिर को कैसे रोकना है, इसके लिए भले इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये करेंगे। ये 2 विषय आपको समझना होगा। ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया, मैं 5 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। 5 सेकंड। दूसरा, इन्होंने आक्रमण किया कि योगी प्लस यूपी उपयोगी। मैं तो बोल रहा हूं उपयोगी तो बहुत अच्छा है। टोटी प्लस यूपी इज इक्वल टू टोपी, टोटी प्लस यूपी इज इक्वल टू टोपी, टोटी प्लस यूपी इज इक्वल टू टोपी, उससे तो बहुत अच्छा उपयोगी है। आप जवाब दे दो। और क्या? टोपी प्लस यूपी इज इक्वल टू अच्छा, जवाब सुन लो। अच्छा, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, अरे टोपीबाज जवाब सुन लो। यहाँ पर किया था टोपीबाज, मेरा जवाब सुन लो। आज अगर विकास उपयोगी सिद्ध हो रही है तो आप इससे परेशान क्यों है? बोलिए। और आप पहले ये बताइए, लेके टोपी घूमते रहते हो, दूसरों को, पूरे हिंदुस्तान को टोपी पहनाने की बात करते हो। टोपीबाज, जरा हमारी बात सुन लो, सही बात। आपके पास जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा जनता की बात, तो आप करने लगे, फिर चले गए प्रभु राम की बात करने। अरे प्रभु राम तो सबके हैं, आप कहां जबरदस्ती उसमें अपना लगाए रहते हो? हमारे हैं, किसके नहीं है? प्रभु राम तो उनके भी थे जिनके आप बिना ऑक्सीजन के तरफ के जो लोग मर गए, वो प्रभु राम के बच्चे थे। आप बचाया आपने उनको? प्रभु राम तो पूरे हिंदुस्तान के कड़ के हैं, आप जबरदस्ती लिए ठेकेदारी बने घूमते हो प्रभु राम। अरे प्रभु राम के बच्चों के लिए क्या करते हो आप?
ऑक्सीजन तक आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, बेचारे तड़प तड़प के मर गए। ये प्रभुराम की बच्चियों के साथ आपने क्या किया? प्रभुराम की बच्ची, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ अन्याय? उसके साथ उसको रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया प्रभुराम की बच्ची के। ये आप प्रभुराम के बच्चों के साथ कर रहे हो, ये प्रभुराम के बच्चों के साथ करो। किसानों को रोन दिया और रोने वाले के पिताश्री को आप बचाते घूम रहे हो। प्रभुराम के बच्चे थे किसान जिनको आपने रोन दिया, रोन के मार डाला, और उनके जो राजगृह मंत्री है उसको बचाते घूम रहे। कहाँ है भाई? लेकिन देश का गृह राज्य मंत्री अनुराग, आप बड़ी लकीर खींचिए ना। भारतीय जनता पार्टी अगर गलत कर रही थी तो आप बड़ी लकीर खींचिए। ये जो गलत काम कर रहे थे, जिनके यहाँ छापे डले हैं, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई है, जो गलत काम कर रहे थे, उनको आप क्यों बचा रहे हैं? आप बड़ी लाइन खींचिए ना। बीजेपी गलत कर रही थी, आप बड़ी लाइन खींचिए। बोले इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स की चोरी करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुन तो, अगर वो सही है तो वो छूट जाएगा। सुन तो लीजिए, नॉर्मल बात है ये तो। सुन लीजिए, बात टाइमिंग की है। आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा, हमको जब आपको लगेगा हम हारने लगे तो चलो समाजवादियों को डराओ। वो तो पूंजीपति है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है। टाइमिंग की बात है। ओके। मैं सुब्राष्ट्रा को लेके आना चाहता हूं चर्चा में। मैं सुब्राष्ट्रा को लेके आना चाहता हूं, फिर असीम वकार को और सुरेंद्र राजपूत को लेके आऊंगा। सुब्राष्ट्रा, टाइमिंग पर सवाल है। अनुराग भदौरिया ने बोला टाइमिंग पर सवाल है। देखिए, टाइमिंग पर सवाल इसलिए क्योंकि ठीक है अनुराग, वाणी को विराम भी देना पड़ेगा। टाइमिंग पर सवाल है। जवाब सुब्राष्ट्रा, क्योंकि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। समाजवादी पार्टी थोड़ा गुस्से में नहीं है, बेहद गुस्से में है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलत कर रही है या फिर गलत करवा रही है। आमिश जी, मैंने बहुत ध्यान से अनुराग जी को सुनने की कोशिश की, और मुझे अनुराग जी को सुनकर, राहुल गांधी को सुनकर और जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको सुनकर यही लगता है कि जब तक विपक्ष का बौद्धिक स्तर जनमानस के बुद्धत्व को टक्कर नहीं दे सकता, तब तक इस देश में मोदी सरकार के अलावा किसी भी वैकल्पिक सरकार की कल्पना जनमानस नहीं कर पाएगा। आपके पैनल में जो डिस्कशन हो रहा है आमिश जी, वो एक तरीके से प्रतिबिंब है कि विपक्ष किस तरीके से धीरे धीरे जनाधार बिल्कुल खोता जा रहा है। और मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कर रही हूं, मैं तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो छवि बनती है विपक्ष की, उसकी बात कर रही हूं। आपने बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा, और इस सटीक प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगी कि एआईएमआईएम से बैठे हुए हैं यहाँ पे नेता, कांग्रेस से भी बैठे हुए हैं, वो शायद इस बात का जवाब दे पाए, क्योंकि अनुराग जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर अखिलेश जी आईटी रेड जिन जिन लोगों के घर में पड़ी, उनके पक्ष में क्यों खड़े हो रहे हैं। ये आमिश जी, ये समस्या समझनी पड़ेगी विपक्ष को कि किसी भी चीज को लेकर के अगर मौजूदा सरकार एक स्टैंड ले रही है, क्या करूं? मैंने तो जवाब दे दिया। अनुराग जी, अनुराग जी, मैं आपके मॉडरेटेड शो में नहीं आई हूं अनुराग जी। नहीं, जब तक आमिश जी नहीं बोलेंगे मैं चुप नहीं होंगी। पश्चिम बंगाल में भी आपको तभी याद आया था, महाराष्ट्र में तभी याद आता है, चुनाव होता है और चुनाव खत्म हो जाता है। 30 सेकंड बात रख ले, फिर आप अपनी बात कीजिए। इसके मतलब आपकी नियत छोट है। तो मैंने कहा आप कांग्रेस के पश्चिमों पे बीजेपी चल रही है और हालत कांग्रेस जैसी ही बीजेपी की हो जाएगी। आपने ये सवाल पूछा, सुब्राष्ट्रा इस बात का जवाब दे देंगी। मुझे लगता है आमिश जी, मेरी आवाज की जरूरत नहीं है। बनाए अपनी नहीं, मेरी आवाज की जरूरत नहीं है ना। सरकारी एजेंसी का अनुराग पैदल कर देगी, क्योंकि एक सेकंड देखिए सुब्राष्ट्रा, आप फीडर डाउन कीजिए इनका, तो मैं बनी। देखिए मैं बिल्कुल एक सेकंड अनुराग सुब्राष्ट्रा वो कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रही है और बीजेपी की भी लुटिया ऐसे डूबेगी जैसे कांग्रेस की डूबी है, ये अनुराग कह रहे हैं। नहीं आमिश जी, मेरे टर्न में अगर दोबारा कोई कहेगा और अगर आप फीडर डाउन नहीं करेंगे तो मैं 1 मिनट डिबेट में नहीं टिकूंगी, मैं 1 मिनट नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं यहां फुटेज लेने के लिए नहीं आ रही हूं। मेरा एक पक्ष है, उसको रखने आ रही हूं। उसकी गरिमा बनाए रखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं किसी भी नेता के बीच में नहीं बोलती, मेरे बीच में हर नेता बोलने का प्रयास करते हैं। अब अपनी बात को रखिए। नहीं, सिंपल सी चीज है, जो आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए अनुराग जी। मैंने पूछा कि वो उस प्रश्न का जवाब बाकी 2 नेता दे दे, बीच में क्यों कूद रहे हैं ये, फिर अपने समय में बोले। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूं आमिश जी, आपने बहुत तीखे प्रश्न पूछे हैं और उन तीखे प्रश्नों में का जो प्रश्न है वो जनमानस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप मुझे बताइए, विपक्ष की जो वैकल्पिक भूमिका है किसी भी लोकतंत्र में और खास करके चुनाव के पहले, वो केवल सत्ता पक्ष के विरोध की नहीं हो सकती। आपको एक वैकल्पिक मॉडल देना पड़ेगा।
अगर आपको लगता है कि आपका वैकल्पिक मॉडल सही था, जिस मॉडल से अखिलेश सरकार चली, तो आप अपने उन नुमाइंदों को और आप अपने उन स्कीम्स को बिलबोर्ड्स पे डालिए। लेकिन आप नारा क्या देते हैं? आप नारा देते हैं योगी अनुपयोगी है। तो आज मोदी जी ने फिर जब मिसाइल, एक तरीके से वाचिक मिसाइल फेंका कि योगी यूपी के लिए उपयोगी है, तो फिर ये जो वर्सेस वाला गेम होता है उसमें ये लोग कभी पार नहीं पा सकते। एक चीज समझने की बात है, और मैं विपक्ष को उन्मुख होकर के ये चीज कह रही हूं, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जिस तरीके से जनता के साथ संवाद करते हैं, उस संवाद में मोदी जी का आज के डेट में कोई सानी नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपने संवाद की रणनीति में आपने परिवर्तन नहीं किया, तो आप अभी तक मात खाते आ रहे हो। आने वाले कई दशकों तक आप कहीं नजर नहीं आएंगे। जी, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जी, मैं रुक करता हूं असीम वकार का। असीम वकार, असद ओवैसी साहब ने तो राहुल गांधी पर ही वार कर दिया। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी कहते हैं मैं हिंदू और हिंदुत्ववादी नहीं हूं। कांग्रेस अपने इतिहास को याद करे। अखिलेश जी को लग रहा है कि सीबीआई और आईटी के जरिए काम हो रहा है, उनके फोन सुने जा रहे हैं। तकलीफ क्या है? ना देखिए, ओवैसी साहब ने बहुत सीधी सी बात कही, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी के, यानी राजीव गांधी जी के जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, ताला डलवाया, नमाज बंद कराई। इंदिरा जी ने उसको बरकरार रखा, उन्होंने भी ईमानदारी नहीं दिखाई। और राजीव गांधी जी ने वो ताला खुलवा के, शिलान्यास करा के मंदिर बनाने के लिए एक रास्ता बनाया, रथ यात्रा निकलवाई। तो राहुल गांधी जी पहले तो ये बता दें कि वो किसके साथ है और किसके खिलाफ हैं। और राजीव गांधी जी बड़े हिंदू थे, राहुल गांधी जी बड़े हिंदू हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बड़े हिंदू हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अभी मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, देखिए यूपी में योगी सरकार ने यह बता दिया कि हुकूमत जब की जाती है तो क्या क्या किया जा सकता है। योगी जी ने बता दिया कि मुर्गी चोरी का केस भी लग सकता है, बकरी चोरी भी लग सकती है, किताबें चोरी भी लग सकती हैं, और अगर बढ़ाना चाहे तो और भी कुछ लग सकता है। बात अभी आपने की यहां इनकम टैक्स की। देखिए, किसकी जांच कौन कर रहा है ये मुझसे मतलब नहीं, किसने क्या कारोबार किया ये भी मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं। उनके क्या ना ईडी पहुंच रही है, ना आईटी पहुंच रही है, ना कोई सेल टैक्स का छापा पड़ रहा है। जी, सुभाषिता जी बता रही थी कानून। दिल्ली में 3 केस एक जैसे आए। एक गोपाल नाम का लड़का था जिसने कट्टा लहराया और फायर किया। दूसरा शाहीन बाग में कट्टा लहराया गया और फायर हुआ। और एक मुसलमान लड़का था शाहरुख, उसने भी अपनी पिस्तौल लहराई। ये तीनों एक समान के केस थे। इसमें गोपाल को सेम डे जमानत मिल गई, शाहीन बाग वाले को सेम डे जमानत मिल गई। दोनों के पास अवैध असलहे थे। शाहरुख के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, सरकार वाली थी, उसको जमानत नहीं मिली। आपने 3-4 चीजों को मिक्स कर दिया। एक करके इस विषय पे आएंगे। पहले कांग्रेस के विषय पे सुरेंद्र राजपूत जवाब दे दे। मैं सुभाष आपको मौका दूंगा क्योंकि आपसे भी सवाल है, सुरेंद्र राजपूत से भी सवाल है, डॉक्टर संबित पात्रा से भी सवाल है। सुरेंद्र राजपूत अभी तक चर्चा में आए नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, वो कहावत है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की लाइन को उन्होंने बोला कि हम काटेंगे और हिंदू की बात करेंगे, लेकिन उस पर आपको पकड़ा जा रहा है और उस पर आप इंटरनली भी उस फैक्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से तो वेदों और उपनिषदों में भी कहीं नहीं लिखा हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। किस वेद में और किस उपनिषद में हिंदुत्व के बारे में लिखा है जरा बताएंगे? और वेदों में हिंदू के बारे में कहां लिखा है? वेदों में तो सनातन धर्म के बारे में लिखा है। खैर, ये सब अपनी जगह पर है। आप लोग हमें जितना भटकाना चाहे, जो भारतीय जनता पार्टी का अमीश भाई हार का डर है ना, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक इस डिबेट को भी और जनता को भी अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं और डरा रहे हैं। ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं। ओवैसी जी जो सवाल पूछे उस पर आप क्या कहते हैं? ओवैसी जी तो शुद्ध, मैं बताता हूं, भी बता रहा हूं आपसे, मुझे थोड़ा सा तो बोल लेने दीजिए। आपने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे आप इंटरप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप तो बड़े प्रस्तोता है भाई। हाँ,
मेरे को ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैक कर रही है, ओवैसी जी कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर अटैक करेगी और ओवैसी जो है सपा के ऊपर अटैक करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी का तो शुद्ध पैक्ट है और आज से नहीं है, पहले से है। जब जब भारतीय जनता पार्टी परेशानी में और रफ वेदर में आती है तब तब ओवैसी जी उनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। इतिहास ने भी बताया है और आप लोग भी बताते ही रहते हैं। यहां पर बौद्धिक स्तर की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है। ओवैसी ने सरकार आपके साथ चलाई है सेंटर में, ओवैसी ने सरकार आपके साथ चलाई है सेंटर में। हाँ, अरे हाँ, तो ऐसा अगर इस तरीके से बात करेंगे ना अमीश भाई, तो पीडीपी के साथ बीजेपी ने भी सरकार चलाई है और बीएसपी के साथ भी बीजेपी ने सरकार चलाई है। तो उस इतिहास को उठाएंगे तो हाँ, इतिहास को उठाएंगे तो आपका और मेरा भी इतिहास बड़ा अलग अलग आ जाएगा। छोड़ दीजिए ना इस बात को, आज वर्तमान की बात कीजिए। आप भी इससे पहले किसी और कंपनी में रहे होंगे ना। मेरा यह बड़ा स्पष्ट है कि जिस समय चुनाव आ गए हैं, आज की डेट में हमारी एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है राहुल गांधी जी की, कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर था उसका इस्तेमाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से उस सॉफ्टवेयर के नाम पर या उस तरीके से किया जो आज सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है, कल तक सिर्फ राहुल गांधी जी आरोप। असीम वकार इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड जी, बहुत बिल्कुल सुभ्राष्टा का मैं मौका दूंगा आपको। अभी रुक जाइए, अभी हमारी असीम वकार, आप एक एक करके बात करते हैं। असीम वकार, 40 सेकंड के अंदर आप बी टीम है, आप पर लगातार आरोप लगता है क्योंकि इस समय बीजेपी जबरदस्त परेशानी में, आप उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। 30 सेकंड में जवाब इसका, 40 सेकंड में जवाब इसका। देन सुरेंद्र राजपूत। नहीं, देखिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी ये बेचारे पिछले 10 साल से यही बातें कहते चले आ रहे हैं और बजाय तरक्की करने के खात्मे की कगार तक चलते चले जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी और इनके नेता जितने भी हैं, इनके बाकी पैनल के लोग, जितना दिमाग है उतना ही तो इस्तेमाल होगा। मैक्सिमम दिमाग इस्तेमाल हो चुका और वो इस पर टिक गया आके कि बस अब बीजेपी की जो भी इनकी खिलाफत करेगा बीजेपी की बी टीम, जो इनके विरोध में बोलेगा बीजेपी की बी टीम, जो इनसे सवाल पूछेगा वो बीजेपी की बी टीम। क्यों सवाल आपसे नहीं पूछेंगे भाई? आप ये बता दीजिए, नेहरू जी ने मूर्तियां रखवाई कि नहीं रखवाई? ताला डलवाया मस्जिद में? नहीं डलवाया। अब इसमें अगर हम पूछते तो हम बीजेपी की बी टीम है, तो फिर आपने ताला डलवाया क्यों, मूर्तियां रखवाई क्यों, अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो? राजीव गांधी जी ने शिलान्यास करवाया नहीं करवाया? मूर्तियां रखवा के पूजा करवाई नहीं करवाई? अगर हम ये सवाल पूछते तो हम बीजेपी के एजेंट हैं। तो अगर आपको इतना ही डर है तो आपके राजीव गांधी जी ने कराया क्यों? जवाब सुरेंद्र राजपूत, तो कहते हो कि सुरेंद्र राजपूत बोलिए जवाब। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए हुकूमत में आप रहे 3 बातें, 60 साल आप डिमोट हो गए हो, आप और सुरेंद्र राजपूत, आप आपके नेता, आपकी पार्टी डिमोट होती जा रही है, रसातल में जा रही है। कोई बात, देखिए ये असीम बकार नहीं सर, मैं इनसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता अमेठी में राजू जितने सहयोगी संगठन है वो यही बात कहेंगे। और आज जो है, अरे आसिम भाई अब चुप रहे, सुन लीजिए, थोड़ा सा वकार रखिए। पलटी गई। मैं आपको बता दूं, पूछना चाह रहा हूं मैं। अमीश भाई जवाब सुरेंद्र राजपूत। राहुल गांधी अमेठी कैसे हार गए, अमेठी में कैसे निपट गए राहुल गांधी? जवाब सुरेंद्र राजपूत, असीम वकार की बात का। भाई जनता ने हरा दिया, ऐसे ही हारे जैसे 7 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए। बीजेपी के कौन सी बड़ी बात है? आपके चुनाव में तो हार और जीत चलेगी, आप अपनी कमी चुनाव में हार और जीत चलेगी। और रही बात, एक चीज मैं बता दूं, मंदिर और मस्जिद की बहस करने वाले लोगों को इतना जरूर याद रखना चाहिए कि कोर्ट ने कहां किस वक्त इंटरवीन किया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अगर किसी और लोगों को मिर्चें लग रही है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सच बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका फैसले का पालन पूरे देश को करना होगा, और जो फैसले का पालन नहीं करेगा हम उससे करवा लेंगे और अच्छी तरीके से करवा लेंगे। आज जो नरेंद्र मोदी, अब बात आ रही थी मुक्त की, उन्मुक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी फैसला दिया था तो हम आपको इतना बता दें, हम आपको इतना बता दें कि बौद्धिक स्तर जो है, बौद्धिक स्तर जो है नरेंद्र मोदी जी का भी सुन लीजिए। क्यों पालन नहीं किया आपने? अरे हमने तो सारे पालन किए, आपने कितने पालन किए हमें पता है, रजादारों की पार्टी ने कितने पालन किए।
आज पालन जितने किया जाए पालन इसका, आप भारतीय कि जनता बाबरी पार्टी मस्जिद का को और कोई रजादारी नुकसान का ना पहुंचे, बाकी बाबरी मस्जिद चीजों की का इबादत की सपोर्ट जाए, कर रहे हो ना क्यों नहीं आसिम की आपने बकार, इबादत? वो भी हमें पता है। रहने दीजिए, हमें आपसे नहीं लड़ना है। आप सुब्रास्टा जी और भारतीय जनता पार्टी को जो बचाने की बार बार कोशिश कर रहे हो, वो जनता देख रही है। बौद्धिक स्तर नरेंद्र मोदी जी का आज हमने देख लिया कि वो चने के पेड़ मत चढ़ा रहे। चने का पेड़ होता है या पौधा होता है, जरा सा ये भी देख लीजिए। आपका हमें पता है, ये सारे बैरिस्टरों का हमें पता है। बात कैसे की जाती है? मैंने कहा ना, हमें सारे बैरिस्टरों का पता है। और जो आज आपको शू करके कुछ भी कह ले, हम आपको कुछ भी मजा ले रहा है, वो संबित नहीं, देखिए ये भाषा गलत है, ये भाषा गलत है। आपको शू कर देखिए, असीम वकार रिस्पेक्टेबल प्रवक्ता है, किसी प्रवक्ता को शू करना बोलना, आप आते क्यों? नहीं देखिए ये असीम वकार भी सम्मानित प्रवक्ता है, उनको शू कर रहा है संबित पात्रा, ये गलत है, ये नहीं बोलने चाहिए। आप खुद ही तीर पकड़े भागे जा रहे हो। हमने शू नहीं कहा, सूट कहा भाई। अमीश भाई, हमारे और आसिम बकार के बीच में व्यक्तिगत झगड़ा मत कराइए। नहीं, आपने जो बोला, मैं व्यक्तिगत झगड़ा करा रहा हूं, आपने जो बोला वो सबके सामने। देखिए मेरा, अब देखिए सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि इस बार आसिम बकार की पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी या राहुल गांधी की पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों को गत 20 सालों से मैंने बड़े करीब से देखा है, समझा है, जाना है। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस का पार्ट रही, यानी कांग्रेस के साथ उसने भी चुनाव को लड़ा, सरकारें भी बनाई, सरकारें चलाई भी। और इतिहास गवाह इस बात का कि अगर सपा की सरकार कांग्रेस ना बनवाती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुलायम सिंह यादव का उदय नहीं होता। और यह भी बात सच है कि ओवैसी ने कांग्रेस की सरकार को बचाया एक समय पर सेंटर के अंदर, यानी सपा और ओवैसी साहब की पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों की मदद करी। मुझे तो वो दौर भी याद है जब अमर सिंह ने कांग्रेस की सरकार को बचाया था, जब सरकार गिरने जा रही थी, लेफ्ट ने समर्थन विड्रॉ कर लिया था, अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव खड़े हुए थे तब। यह बात भी सत्य है। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी, जिसके सहयोगी दल होते थे ओवैसी और समाजवादी पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी नाक की लड़ाई यह होगी कि अगर ओवैसी की पार्टी की सीटें उनसे ज्यादा आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस की सीटें हैं 7 उत्तर प्रदेश के अंदर, एक विधायक बीजेपी के साथ चली गई है, एक का पता नहीं है, तो कुल मिलाकर 5 बची है। उस 5 में से कितनी रिटेन कर पाती है कांग्रेस के लिए, बड़ी लड़ाई यह है। इसलिए अनुराग भदौरिया कह रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस रसातल में जा चुकी है, कि बीजेपी भी उनको फॉलो करना चाहती है। दैट्स द पॉइंट। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश साख की बात होगी। पहले ही अमेठी हार चुके हैं राहुल गांधी। आप खुद सोच के देखिए व्यूअर्स, से कितनी बड़ी साख की लड़ाई होगी अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी आगे निकल जाती है कांग्रेस की पार्टी से। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई भी पार्टी चुनाव लड़े। अब बीजेपी के खिलाफ 10 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस के खिलाफ भी 10 चुनाव लड़ेंगी। ये तो लोकतंत्र है। सुरेंद्र राजपूत को भी उतना बड़ा अधिकार है, तो संबित पात्रा को भी उतना बड़ा अधिकार है चुनाव में वो लड़े। लेकिन महत्वपूर्ण यह है जनता जनार्दन कि किसको कितनी सीटें आती हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संबित पात्रा और सुब्रास्टा, क्योंकि सुब्रास्टा से भी कई सारे सवाल पूछे गए, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन संबित पात्रा, नाक की लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, इसलिए आपने ईडी और आईटी को उतार दिया है मैदान के अंदर। जवाब दीजिए। देखिए अमीश जी, 2013 से जब से नरेंद्र मोदी जी कैंपेन कमेटी के चीफ बने, उस समय से एक ही बात कहा जाता है, नाक की लड़ाई। अब नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी पास होंगे या फेल होंगे। अब तो पूरा विश्व जान चुका है नरेंद्र मोदी जी पास हुए या फेल हुए, और कौन सा कैंडिडेट है जो फेल होता आ रहा है। फिर भी हम सवाल पूछते। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टीम खेल रहे थे कि हम टीम है AIMIM के साथ, हम टीम है फलानी पार्टी के। आप खुद बताइए, 9 वर्षों तक AIMIM के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में रही, समाजवादी पार्टी के साथ 2 अच्छे लड़कों का नारा लगाकर टीम में रही, उसके बाद बुआ और बबुआ बनकर ये भी टीम में रहे थे, BSP और सपा। ये टीम का खेल तो इन सभी लोगों ने आपस में खेल लिया है। तो ये टीम की बात तो ना करें। अब एक गंभीर मसले पर आता हूं। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जिस प्रकार से एक सुपारी राहुल गांधी ने लिया है, इसके विषय में गंभीरता से बात करना आवश्यक है।
देखिए, वैसे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक गलती हमसे भी हो रही है कि हम इनको बौद्धिक स्तर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। ये समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इनको दो टूक जवाब देना चाहिए। जिसके दादा फिरोज खान और जिसकी माँ एंटोनियो माइनो हो, वो केवल हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के ऊपर प्रवचन दे सकता है। किसी और देश में जाकर, ये सऊदी अरब में जाके इस्लाम के बारे में प्रवचन दे सकते हैं? घर नहीं लौटेंगे साहब। ये जाके यूरोप में अपने बाबा और अपने दादा की जरा बताओ, नरेंद्र मोदी के बाबा कौन थे, जरा नाम बताओ ना अमीश भाई। जरा नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम बताओ और अमित शाह के बाबा का नाम बताओ। देखिए, अब सुरेंद्र राजपूत अपनी बात को रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिए। नाम बता दो सुरेंद्र राजपूत, वो अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिए। मैं आपको मौका दूंगा सुरेंद्र राजपूत, मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ये चिल्लाएंगे। ठीक है। आप नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम पूछ रहे, संबित पात्रा के बाबा का नाम पूछ रहे, बताइए क्यों नहीं बताइए? सब ठीक है, आप इनकी आवाज को कम करिए। नहीं, ठीक है। अब मेरे से कोई मेरे दादा का नाम पूछेगा तो मेरे को बता, मैं बताऊंगा अपने दादा का नाम लगा हुआ है। नहीं, एक सेकंड मेरे कंप्लीट करने दीजिए। सब पत्रा मोदी के बाबा का नाम क्या करते थे? उचित नहीं है, ये उचित नहीं है अमीश भाई। मैं बोल रहा था, मेरे को बोलने दिया जाए। मेरे बोलने के पश्चात बोलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश भाई, जो हर दिन मेरे धर्म के विषय में अनाप शनाप बोलता हो, जो हर दिन मेरे धर्म को गाली देता हो, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं और ये मेरा अधिकार है। मैं बिल्कुल गर्व से कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, हिंदूवादी हूं, हिंदुत्व को मानता हूं और रोज रोज गाली खाने के लिए नहीं बैठा हूं कि कोई राहुल गांधी आके हिंदुओं के खिलाफ, हिंदूवादियों के खिलाफ, कांग्रेस कह रही है कि आप अपने बाबा और अपने दादा का भी नाम बताइए। नहीं, वो कौन है ये बेवकूफवादी कुछ कहते रहेंगे और हम उत्तर देते रहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं, बेवकूफवादियों ने सुपारी लिया हुआ है। इन बेवकूफवादियों को उत्तर देना हम बंद करें। प्लीज सुन लीजिए 10 सेकंड में बोल लेता हूं। गंभीर विषय पे बोल रहा था। देखिए, एक बात तो है, जिसके दादा का नाम फिरोज खान, जिसकी माँ का नाम एंटोनियो माइनो, उनकी हिम्मत इतनी है कि हिंदुस्तान में आके हिंदुओं के खिलाफ लगातार अनर्गल, और ये सुपारी शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पहली बार राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। 2009 में इन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर से बात करते हुए कहा था, और ये विकीलीक्स में मौजूद है, कि देखो इस देश में और पूरे विश्व को हिंदुओं से ज्यादा खतरा है, आतंकवाद से ज्यादा खतरा नहीं है। हिंदू आतंकवाद से लेकर हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, ये शब्द 26/11 आरएसएस की साजिश, ये सारे शब्द क्यों गढ़े गए थे? ये इस परिवार ने सुपारी लिया है इस धर्म के खिलाफ, याद रखिए। और हम यहाँ बौद्धिक स्तर पे डिबेट ना करें, इनको बैठ के बौद्धिक उत्तर देने से ये नहीं समझने वाले। ये जो सुपारी लेने वाले गैंगस्टर होते हैं ना, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जवाब। सुंदर संस्कृत वचन बोलने से ये नहीं समझने वाले। सुरेंद्र राजपूत, अब आपका जवाब। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। दो चीजें हैं। सबसे बड़ी सुपारी हिंदू धर्म के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने ली, उसका प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं, ले लीजिए आप। ये रहा प्रमाण आपको उसका। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बात करने वाले लोग, इनके अपने सांसद वरुण गांधी के बारे में इनकी चुप्पी हो जाती है, इनकी जैसे नानी के घर चले जाते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी के इस जवाब पर क्या कहेंगे, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं होती, जिन्होंने स्पष्ट कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और अपने धर्म को कोई आदमी इस तरीके की बात कहने वाले को, और सुनो, अब बीच में क्यों बोल रहे हो संबित? अब बोलो मत संबित, तुम बेवकूफ आदमी हो और बाकायदा राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा करके अपने बेरोजगारी के काम को ठीक करते हो। सच बात यह है कि वरुण गांधी को आप हिंदू मानेंगे और राहुल गांधी को आप हिंदू नहीं मानेंगे, ये शर्मनाक बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जैसे जैन को आप हिंदू बता करके हिंदुओं के मंदिरों में आप बताओगे, हिंदुओं के मंदिरों में पुजवाओगे आप। अमित शाह बताइए हिंदू है कि जैन है? और सच बात यह है कि अमित शाह शुद्ध जैन है, और नरेंद्र मोदी जी का हिंदू धर्म के बारे में ये रहा, नरेंद्र मोदी आपके सामने है, हम हिंदू है कि नहीं, और दूसरी बात है, हमारे हिंदुओं के मंदिरों का उद्घाटन आप अमित शाह से कराएंगे? बात करते हैं राहुल गांधी को हिंदू नहीं है और वरुण गांधी हिंदू है। वरुण गांधी का फिरोज खान के अमित भाई, इस पे मुझे जवाब देना है। हमारे गृह मंत्री के ऊपर आघात किया गया है, इस पे जवाब देना बनता है। जी मैं आपको संबित बोलिए 30 सेकंड बोलिए। गृह मंत्री जैन है,
अमित शाह जी के ऊपर कहा गया है, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए प्लीज, मुझे अनइंटरप्टेड मौका दिया जाए। पहली बात तो है, करोड़ों जनता मुझे सुन रही है। गृह मंत्री के ऊपर गलत आक्षेप किया गया है, गृह मंत्री जी ने भी इसका बिल्कुल खुलासा किया था, वो हिंदू हैं, वो जैन नहीं है। दूसरी बात, अगर जैन भी होते तो जैनों के प्रति इस प्रकार का जहर क्यों? देखिए, आप तो यहाँ आतंकवादियों को जी कह देते हैं, हाफिज जी, इमरान खान आपका बड़ा भाई, और जैनों के प्रति इस प्रकार की घृणा भावना कि जैन मंदिर क्यों जाएगा? अरे जैन और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है, ये गलतफहमी आप दूर कर दीजिए। ये जो जहर आपने आज जैनों के खिलाफ उगला है ना, कि अमित शाह जैन है और जैन होते वो हिंदू मंदिरों को कैसे स्पर्श कर सकता है, हिंदू मंदिरों में क्यों प्रवेश? एंटोनियो माइनो वहां से वेटिकन से आके हिंदू मंदिर में जा सकती है, एंटोनियो माइनो के बच्चे राहुल विंशी जो है वो यहाँ जनेऊ पहन सकता है कोर्ट के ऊपर, और जैनों के खिलाफ ये जहर उगलोगे आप? आतंकवादियों को जी कहोगे, ओसामा बिन लादेन के समर्थन में खड़े होकर पाकिस्तान को आप बड़ा भाई कहोगे? ये विषयांतर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चाल विषयांतर हो रहा है। बाबा बोलो, कांग्रेस के असली चेहरे को देखो, भारतीय जनता पार्टी का चाल, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तीनों सामने आ गया। हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, आप जैनों के खिलाफ इस प्रकार का भाषण करोगे, जैनों को गाली दोगे? मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं, राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं। पर मुसलमान की बात नहीं है इसमें, मुसलमान वर्सेस जैन कैसे हो गए? मुसलमान और जैन एक जैसे कैसे हो गए? ना मुसलमान और जैन, मुसलमानों को किसी ने जाने के लिए बाहर यहाँ से बोला है। देखिए एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे इस चर्चा में आना पड़ेगा। देखिए कुछ दिन पहले और राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आचार्य महामंडलेश्वर, जो कि महामंडलेश्वर के भी आचार्य होते हैं, उनसे सवाल पूछा, अवधेशानंद गिरी जी से, जो कि जूना अखाड़ा से आते हैं। मैंने पूछा कि हिंदू और हिंदुत्व में आचार्य जी आप अंतर बताइए। तो उन्होंने बोला कि अमीश जी, सूर्य और रोशनी अलग है क्या? फल और उसका रस अलग है क्या? आप फल को अलग देखेंगे और उसके रस को अलग देखेंगे, ऐसा होता है क्या? ये उनका जवाब था। अब मैं जो महामंडलेश्वरों के भी आचार्य हैं, अवधेशानंद गिरी जी की बात को मानूं कि सियासी नेताओं की बात को मानूं, किसी वेद पुराण में हिंदू और हिंदुत्व को अगर अलग बताया हुआ है तो वो जानकारी दी जाए, जो कि नहीं है। आचार्य महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, अवधेशानंद गिरी जी, उनसे जब मैंने इस सवाल पूछा तो उनका यह जवाब था, फल और रस अलग नहीं है, सूर्य और रोशनी अलग नहीं है, तो कैसे अलग करेगा हिंदू और से हिंदुत्व को? यह उनका जवाब था। मैं रुक करता हूं सुभराष्ट्र का। सुभराष्ट्र, हिंदू हिंदुत्व में तो बहुत बड़ा बौद्धिक हुआ, यहां पर बहुत बड़ी चर्चा हुई, जिसको लेकर काफी तीखे प्रहार भी किए गए। आपका जवाब? जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूं आमिश जी। मुझे ऐसा लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी की जो जमीनी समझ है, वैसी जमीनी समझ कांग्रेस के जो आला कमान है वैसे उस स्तर पे लोगों की नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा, सुरेंद्र जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, आप ये बात जानते हैं। इसीलिए जो मैं बात कह रही हूं उसको दलगत राजनीति के परे एक आम आदमी की, एक आम महिला की आवाज के रूप में आप सुनिएगा, जो कि यूपी की ही नागरिक है। आप उसी हिसाब से इस चीज को सुनिएगा। और मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूं, जैसे आसिम वकार जी ने कहा, सबको एक ही ब्रश से पेंट मत कीजिए, समझिए कि क्या बात मैं कह रही हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ एक बात, आपने जिस तरीके से अमित शाह जी पे आरोप लगाया, हिंदू जैन वाला जो डिवाइड आपने क्रिएट किया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी काशी के बाद मथुरा एक बहुत बड़ी तैयारी है भाजपा की, ये बात सार्वजनिक रूप से कई रूपों में सामने आ चुकी है। अब सुरेंद्र जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके का रवैया आज आपने डिबेट में अपनाया, उस तरीके से तो रसखान भी आपके नहीं हुए। उस तरीके से तो आप, मतलब अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होती और अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी होती कम्युनिकेशन की, तो मैं सबसे पहले के मोहम्मद को और रसखान को न केवल अप्रोप्रिएट करती, मैं अप्रोप्रिएट शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं जिसके राजनीतिक मायने हैं, मैं न केवल अप्रोप्रिएट करती बल्कि इन्हीं की, रसखान की कविताओं को लेकर के घर घर पहुंचती। अगर आपको हिंदू, हिंदुत्व और इसमें असल हिंदू कौन है, असल हिंदू कौन नहीं है, जैसी बहस में उलझना है, अगर उलझना है, तो फिर आपको अपने हिंदुत्व का दायरा विस्तृत करना पड़ेगा सुरेंद्र जी। और आप मन ही मन ये बात जानते हैं कि जो मैं कह रही हूं वो ठीक है। मैं आगे जिस तरीके से आप लोगों के सामने एक संवाद की गूगली खेली जाती है, नहीं 1 मिनट, और आप लोग उसी कुचक्र में फंस करके रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे दिक्कत है। आप अमित शाह जी पे सवाल इसलिए मत उठाइए क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। अगर कोई भी मैंडेट जनता का
सरकार पूरा कर रही है राम मंदिर बनाने को लेकर के, काशी विश्वनाथ के पुनरुद्धार को लेकर के, तो आपको बिस्मिल्लाह खान जी को अप्रोप्रिएट करके उनके नहीं पूछना चाहती हूँ। ठीक है मेरे पास समय की को क्यों नहीं जोड़ा? मेरे पास समय की कमी है। ओके, अनुराग भदौरिया, ये हिंदू और हिंदुत्व वाली डिबेट में आप कहाँ खड़े हैं? जी देखिए, मुझे एक बात अभी समझ में नहीं आई। सुब्राष्टा जी बीजेपी की इतनी बड़ी सपोर्टर हैं, सपोर्ट करने में आई हैं, तो उनको लिख देना चाहिए बीजेपी सपोर्टर, और देश के गृह राज्य मंत्री के बारे में भी बोल देती कि देश के गृह राज्य मंत्री पे जो आरोप लगा है वो क्यों बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इतना निष्पक्ष बात करती तो गृह राज्य मंत्री के बारे में बात कीजिए ना, जिसपे रोदने के जिसके बेटे पे आरोप है। दूसरी बात, अफसोस और शर्म की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता को देश के प्रधानमंत्री जी का, सुनिए, देश के, अब आप बीच में मत टोकिए, आप बीच में टोकिए, देश के, अरे बीच में मत टोकिए, सुन लीजिए आप, अरे आप मुझे बोलने दीजिए, क्यों बीच में बीजेपी को बोल रही है आप? मैं देश के, अरे सुन लीजिए ना, अरे भाई चुप हो जाइए, मैं बोल लूं अपनी। देश के प्रधानमंत्री जी के ग्रैंडफादर का नाम नहीं पता है बीजेपी के प्रवक्ता को? शर्म करो, मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री तो समझ जाओ कम से कम दामोदर दास मूलचंद, ये याद रखते। सुरेंद्र जी, उनके फादर का नाम था, उनके ग्रैंडफादर का नाम था मूलचंद। देश के प्रधानमंत्री का नाम तो उनके ग्रैंडफादर का नाम याद रखो। सैफई याद रहता है आपको, लेकिन सैफई याद रहता है, नेताजी याद रहते हैं, उनके बारे में आपको बहुत पता रहता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के ग्रैंडफादर और फादर का नाम नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता से मतलब है, दूसरों के घरों में झांकते रहते हो, आपको फुर्सत नहीं है दूसरों घरों में झांकने से। संबित पात्रा, अब जवाब सुन लीजिए। आपने संबित पात्रा से सवाल पूछा प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में, प्रधानमंत्री के दादाजी के बारे में। जवाब सुनिए, जवाब आ ही गए हो सब इस स्तर पे। नरेंद्र मोदी के पिताजी और उनके ग्रैंडफादर दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे वैसे। मैं जवाब देता, बड़े शांति से सुना मैंने, बिल्कुल ठीक कहा अनुराग भाई। मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज, मैंने अमीश भाई, मैं शांति से सुना ना, अब जरा शांति से जवाब देने का मौका तो मिले। धन्यवाद अमीश भाई। अमीश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग जी कि प्रधानमंत्री जी के ग्रैंडफादर अर्थात दादाजी का नाम हम नहीं जानते, क्योंकि उनके दादाजी कोई राजीव गांधी नहीं थे, उनके दादाजी कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके पिताजी कोई मुलायम यादव जी जैसे बड़े नेता नहीं थे। बड़े साधारण परिवार के साधारण लोग थे, जैसे आपके और मेरे ग्रैंडफादर के नाम को बगल वाला कोई नहीं जानता है, केवल हम ही जानते हैं। हमारे घर के बगल वाला या आपके पैनल में अमीश देवगन का दादाजी कौन है ये नहीं जानते होंगे, सुब्राष्टा नहीं जानती है, संबित पात्रा भी नहीं जानता है, क्योंकि आप और हम आम घरों से आए हैं। हाँ, अखिलेश जी के दादाजी का नाम, अखिलेश जी के पिता का नाम, राहुल जी के दादाजी का नाम, नाना जी का नाम, नानी जी का नाम हम सब जानते हैं, क्योंकि ये साधारण घरों से नहीं आए हैं, ये राजवंश से आए हैं, राज सत्ता से आए हैं। यही तो फर्क है। साधारण जनता साधारण परिवारों से निकलकर जब सेवा के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनती है तो ये एक बहुत बड़ी जीत जनता की होती है, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ठीक है अनुराग, दादा दादी महत्वपूर्ण तभी होते हैं जब शहजादे निकलते हैं, शहजादे। जी जवाब अनुराग से कोई लेना देना नहीं है। बधाई हो आपको इस बात पे, बधाई हो, आपने खुद कह दिया आम जनता से हम कोई मतलब नहीं रखते, तो मैं आपको तालियों से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा अनुराग, एक मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आपको बड़े लोगों से मतलब है। अनुराग जी ये आपने साफ कर दिया। जी असीम बकार, जनता पार्टी को आम जनता भूखी है तो है। असीम बकार, हिंदू हिंदुत्व की डिबेट के अंदर तो हमने देखा किस स्तर पर बहस आ गई। आपका पॉइंट, क्विक रिएक्शन फॉर 30 सेकेंड। देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए असीम बकार तो किसी के बीच में नहीं बोले ना, शांत होइए प्लीज, बोलिए असीम जी। मैं तो सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं अमीश भाई, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उत्तर प्रदेश के जो गरीब हैं उनकी बात करिए। आपने आज तक, जब से आप एंकरिंग में आए हैं, पिछले चैनल से लेके यहां तक, अगर आपने कोई एक डिबेट महंगी शिक्षा को सस्ते करने के लिए की हो तो बताइए। जी अगर आपने कोई एक डिबेट महंगे पेट्रोल को सस्ते करने के लिए की हो तो बताइए। अगर आपने कोई एक डिबेट, सुनिए सर, कोई एक डिबेट अगर 1100 के सिलेंडर को 350 करने के लिए की हो तो बताइए। बिल्कुल आपकी एक सेकंड देखिए, आप यही प्रॉब्लम है आपका, आप लोग ज्ञान देने लगते हैं बिना रिसर्च के। इस देश के अंदर मैंने कम से कम 85 डिबेट करी होंगी महंगाई को लेकर और बाकी विषयों को लेकर, लेकिन आपके नेताओं को हिंदू हिंदुत्व, मुसलमान को मैं सीएम बनाना चाहता हूं,
और शौकत भाई को सीएम बनाना चाहता हूं, खुद मैं पीएम बनना चाहता हूं, इसके अलावा दूसरा कुछ सूझता नहीं है। इसलिए आप डिबेट में आके ये बात करते हैं लेकिन मन से कुछ और बात करते हैं। डिबेट में आके ये बात करते हैं, मन से कुछ और बात करते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। एग्जैक्टली आपकी स्थिति वही है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। बताया गया कि सैफुल्लाह नाम का यह आतंकी पाकिस्तान के कराची का रहने वाला था। प्रियंका गांधी अपने चुनावी दौरे में रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने शक्ति संवाद कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से बातचीत की। वो ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसको उठाने से लोग असली मुद्दे ना उठाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी रोजगार के मुद्दे से जुड़े पोस्टर दिखाते हुए भी नजर आए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपने और अपने सहयोगियों के फोन टैप करवाने का आरोप लगा दिया। फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नेताओं के फोन सुनती है। अखिलेश यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया और जमकर निशाना साधा। तो ये अखिलेश जी की खिसियाट है, बाकी दरबार साहिब में एक दिन पहले हुई बेअदबी की कोशिश पर पंजाब में सियासत गर्मा गई। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव से पहले हुई इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जताया। साथ ही उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की, लेकिन वो राज्य सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। 5 साल पिछले कांग्रेस सरकार ने सियासत की है, दोषियों तरफ ध्यान नहीं देता। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और राज्य के लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। यूपी चुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को प्रदेश का माहौल न बिगाड़ने की नसीहत दी। वे जो कुछ भी बोल दे रहे हैं और दंगा करवाने की फिराक में कभी CAA के समर्थन में बोलते हैं, कभी पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस हमले का जवाब देने में ओवैसी ने भी देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश का माहौल 22 लोगों को CAA के एहतजाज में गोली मार दी गई, माहौल उस वक्त खराब किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इन लोगों ने पुलिस वकील और SDM बनकर अवैध तरीके से जमीन को खाली करवा लिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, उनको हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 27 लोगों को धर दबोचा। आरोप है कि ये लोग सट्टे और नशे के कारोबार में शामिल हैं। ये अभियान एक छेड़ा गया है, तो इसमें कोई बचेगा भी नहीं और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के पास महाराष्ट्र के थाने में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक मकान में 75 किलो गांजा छिपा कर रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए विश्व कायस्थ महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज फ्री कर दिया है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 70 लाख रुपए भी अगर लगेंगे ऑपरेशन के, तो दिल्ली का कोई भी नागरिक हो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समुदाय पर दिए एक विवादास्पद बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। मांझी का ये बयान सामने आते ही विरोधियों ने उनको निशाने पर ले लिया। मांझी जी ने ब्राह्मण जाति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन विवाद बढ़ता देख जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर सफाई देने में भी देर नहीं लगाई। हम अपने समाज के लिए का शब्द यूज किया था, हम पंडित जी के लिए यूज नहीं किया था। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक चुनावी सभा की, जहां उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। 13 साल आप लोगों ने बीजेपी को दे दिए, 12 साल आप लोगों ने कांग्रेस को दे दिए, 5 साल हमको भी दे दो। मुंबई के अक्सा बीच पर लहरों की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 6 लड़के जख्मी हो गए।
ये सभी लड़के कार में सवार होकर जन्मदिन की पार्टी मनाने वहां पहुंचे थे। गाड़ी पलटी हो गया, उसमें युवक की जान गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। एक दिन पहले वहां बेअदबी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहली बार बड़े पैमाने पर देविका नदी की आरती की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद रहे। जिस यात्रा पर मोदी जी के नेतृत्व में देश निकल पड़ा है, उधमपुर आज पूरी तरह से उसका हिस्सा बन चुका है। चुनाव से पहले उत्तराखंड के 3 जिलों में शराबबंदी की मांग तेज हो गई। ये वो जिले हैं जहां पवित्र 4 धाम स्थापित हैं और यहां के लोगों की मांग है कि इन धामों के आसपास शराब के बेचने पर रोक लगा दी जाए। उत्तराखंड के 3 जिलों से चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी से शराबबंदी बंद हो, ये मांग लगातार प्रबल होती जा रही है। विपक्ष में मौजूद कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि अगर वो सत्ता में आए तो प्रदेश में आंशिक शराबबंदी लागू की जाएगी। और पर हम लगातार सत्ता में आएंगे तो शराब की दुकानों को संख्या को घटाएंगे। हालांकि बीजेपी ने साफ कहने की बजाय अवैध शराब की रोकथाम का दावा किया। अवैध रूप से शराब आए उस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगे। हमेशा से इसी पक्ष सरकार का भी रहा और पार्टी का भी। बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा यूपी के 6 जिलों से निकाली गई। अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है आर पार के निष्कर्ष का। और आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि इस देश की राजनीति में आरोप बड़े लगते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हर दौर में लगते रहे हैं। याद होगा आपको, इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को भी 9 घंटे एसआईटी ने बिठाकर पूछताछ करी थी, लेकिन जनता जनार्दन ने वोट के जरिए इसका जवाब दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी रोजगार के मुद्दे से जुड़े पोस्टर दिखाते हुए भी नजर आए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपने और अपने सहयोगियों के फोन टैप करवाने का आरोप लगा दिया। फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नेताओं के फोन सुनती है। अखिलेश यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया और जमकर निशाना साधा। तो ये अखिलेश जी की किस्याट है, बाकी दरबार साहिब में एक दिन पहले हुई बेअदबी की कोशिश पर पंजाब में सियासत गर्मा गई। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव से पहले हुई इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जताया। साथ ही उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की, लेकिन वो राज्य सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। 5 साल पिछले कांग्रेस सरकार ने सियासत की है, दोषियों तरफ ध्यान नहीं देता। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और राज्य के लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। यूपी चुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को प्रदेश का माहौल ना बिगाड़ने की नसीहत दी। वे जो कुछ भी बोल दे रहे हैं और दंगा करवाने की फिराक में कभी CAA के समर्थन में बोलते हैं, कभी पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस हमले का जवाब देने में ओवैसी ने भी देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश का माहौल 22 लोगों को CAA के एहतजाज में गोली मार दी गई, माहौल उस वक्त खराब किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इन लोगों ने पुलिस वकील और SDM बनकर अवैध तरीके से जमीन को खाली करवा लिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, उनको हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 27 लोगों को धर दबोचा। आरोप है कि ये लोग सट्टे और नशे के कारोबार में शामिल हैं। ये अभियान एक छेड़ा गया है, तो इसमें कोई बचेगा भी नहीं और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के पास महाराष्ट्र के थाने में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक मकान में 75 किलो गांजा छिपा कर रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए विश्व कायस्थ महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज फ्री कर दिया है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो 70 लाख रुपए भी अगर लगेंगे ऑपरेशन के, तो दिल्ली का कोई भी नागरिक हो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समुदाय पर दिए एक विवादास्पद बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतनों भी शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। मांझी का ये बयान सामने आते ही विरोधियों ने उनको निशाने पर ले लिया। मांझी जी ने ब्राह्मण जाति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहरा।